जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम साइंस का एक नया मॉक टेस्ट। सेट नंबर 2 होगा। साइंस में 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, ठीक है, सब में यूजफुल होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो अभी आपका होमगार्ड का जो एग्ज़ाम आएगा ना, उसमें 100 नंबर का जीएस आना है आपको। मेरे लेक्चर आप करते रहिए और मैं गारंटी लेता हूँ 100 में से 80 से 90 क्वेश्चन आपको मेरे मॉक टेस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करता हूँ साइंस का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, अपोप्टो अपोप्टोसिस क्या होता है? दोस्तों एक शब्दावली है अपोप्टोपिस, तो इसके बारे में बताना है ये क्या है। तो अब आपके ऑप्शन है कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, या प्रोग्राम सेल डेथ, मांसपेशियों में खिंचाव, या प्रोटीन का संश्लेषण। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपोप्टोसिस की, तो ये एक प्रकार की ना एक नेचुरल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में। इसमें क्या होगा कि हमारे शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो ओल्ड सेल हैं, दूसरा जो डैमेज सेल होती हैं, डैमेज सेल, और जो हमारे बॉडी में अननेसेसरी सेल होती हैं, मतलब अनावश्यक कोशिकाएं जो जन्म ले लेती हैं, तो वो क्या होती है, वो स्वतः ही मरने लगती हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक ऐसा प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें हमारी बॉडी की जो पुरानी सेल हो, जो क्षतिग्रस्त सेल हो, साथ साथ जो हमारे बॉडी में अनावश्यक जो कोशिकाएं बन रही हैं, जब वो स्वतः ही मरने लगें तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अपोप्टोसिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोशिकाओं की योजनाबद्ध मृत्यु अर्थात प्रोग्राम सेल डेथ अपोप्टोसिस कहलाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो मतलब प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर हमारी बॉडी में कोशिकाएं बहुत तीव्र गति से अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगीं तो हम शिकार हो जाएंगे किसके? कैंसर के। तो हमारी बॉडी में कैंसर हमको घेर लेगा। तो हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बन रही हैं ना, या जो मृत कोशिकाएं हो गई हैं, या जो डैमेज कोशिकाएं हो गई हैं, उन सबको ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने की प्रोसेस है अपोप्टोसिस। क्लियर, याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा गया है प्रोटीन का संश्लेषण। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप बताइएगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम में होता है। क्लियर, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहा गया? मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? तो दोस्तों हमें बताना है कि जैविक घड़ी किसको कहा गया। आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या है आपका पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों मानव शरीर की जैविक घड़ी की अगर हम बात करें तो किस ग्रंथि को कहा गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में होती है। मस्तिष्क के आधार में। और इस ग्रंथि के बारे में बता दूं, इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगर आपकी बॉडी में पीनल ग्रंथि ने मेलाटोनिन हार्मोन बनाया, ठीक है, तो ये क्या काम करेगी कि ये आपको नींद नहीं आने देगा। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, एक प्रकार से नींद को कंट्रोल करता है। कैसे? देखो, एक बंद कमरे में आप सो रहे हैं और उसमें मैं आपके कोई लाइट जला दूं, बल्ब जला दूं, तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारी बॉडी में बनने वाला मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जब तक लाइट जलती रहेगी तो हमारी बॉडी में ये एक्टिव रहेगा और हमको सोने नहीं देगा। अगर जैसे ही अंधेरा होता है तो ये भी क्या हो जाता है, ये आपका एक तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है और इससे हमें नींद आ जाती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, साथ साथ हमारी बॉडी में ये नींद को भी कंट्रोल करता है। और नींद को कंट्रोल करता है तो अब देखो, आपकी ना दिनचर्या बन गई होगी। कैसे? बताता हूँ कैसे कंट्रोल होती है। आपकी एक रूटीन चल रहा होगा कि आपकी आंख डेली 4 बजे खुल जाती होगी। ठीक है, मतलब अगर आप रात के 1 बजे सोएं, या 8 बजे सो जाएं शाम के, या फिर 2 बजे सोएं, मतलब आपकी आंख 4 बजे खुल जाएगी। तो वो एक सर्केडियन रिदम आपकी बॉडी में काम कर रही है। तो कौन सी ग्रंथि वो सब काम करवा रही है? तो आप बताएंगे वो पीनल ग्रंथि करवा रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी ग्रंथि जब काम करती है ना, तो वो सब अपना काम हार्मोन के थ्रू कराती है। तो ऐसे ही जो पीनियल ग्रंथि है वो मेलाटोनिन हार्मोन से अपने सारे काम कराती है। जो हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम है ना, जैसे 4 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे आँख खुल रही है, वो जो रिदम कंट्रोल हो रही है वो
पीनल ग्रंथि से होती है और इसीलिए पीनल ग्रंथि को कहा गया जैविक क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों, पीनल ग्रंथि को ना तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि मानव की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा गया, आंसर होगा पीनल ग्रंथि को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा गया पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में बता दूं, ये हमारे मस्तिष्क के आधार में होती है और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का नाम है, तो ये भी आप याद रखना। क्लियर। थायराइड ग्रंथि आप जानते हैं दोस्तों, ये गले में होती है और थायराइड ग्रंथि जो है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। क्लियर। प्रश्न में पूछा गया था कि हमसे जैविक घड़ी कौन सी होती है, तो पीनल ग्रंथि जैविक घड़ी है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान केल्विन चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, यह हमें बताना है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर हो रही है तो केल्विन चक्र कहाँ होगा, तो पहले तो आप जान लो कि केल्विन चक्र होता क्या है। दोस्तों केल्विन चक्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसका उपयोग करके पौधे हवा से भोजन बना लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे आसान शब्दों में कि जब सूर्य की ऊर्जा से सीधे हवा से भोजन बन जाए, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा होगी तो इसे क्या बना लेंगे हम, भोजन बना लें। तो ये जो प्रोसेस है वो है आपका केल्विन चक्र। और केल्विन चक्र कहाँ होता है, आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है स्ट्रोमा में होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो आप बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जल की उपस्थिति होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, और क्या बनता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में बनता है आपको ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो खाना बना रहे हैं वो किस रूप में बन रहा है, ग्लूकोज के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, प्रकाश संश्लेषण में पौधों ने कौन सी गैस इनहेल की थी, जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और उस निकली कौन सी गैस, तो वो ऑक्सीजन निकली है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस पौधे यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस छोड़ते हैं, जवाब होगा ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई है, वो जल के अपघटन से आती है। क्लियर, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में जो केल्विन चक्र होता है वो स्ट्रोमा में होता है। और केल्विन चक्र एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके हवा से भोजन बनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो डीएनए में 4 बेस होते हैं, जिसमें एडेनिन होता है थाइमिन के साथ में, ग्वानिन होता है साइटोसिन के साथ में। अब आपको बता दूं, थाइमिन जो है वो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होता है। मतलब देखो ये तो ये डीएनए की प्रोसेस हो गई, तो डीएनए में 4 बेस हो गए आपके। अब ऐसे आरएनए की अगर मैं बात करता हूँ आरएनए की, तो आरएनए भी 4 बेस होते हैं। एडेनिन के साथ यूरेसिल होता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन होता है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा बेस डीएनए में है। देखो डीएनए में कौन कौन सा है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन होता है, लेकिन थाइमीन डीएनए में तो होता है लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है। तो यही तो पूछा गया था कि डीएनए में कौन सा बेस होगा जो आरएनए में नहीं है, तो आप बताएंगे कि डीएनए में थाइमीन होता है। ठीक है, याद रखना। और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहा गया, प्रियंस क्या होते हैं। दोस्तों मैं बात करूं प्रियंस के बारे में, तो प्रियन एक तरीके के संक्रामक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड प्रोटीन होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जिस भी नॉर्मल प्रोटीन के संपर्क में आएंगे उसको भी अपने जैसा कर लेंगे, मतलब उसको भी संक्रामक कर देंगे। और ये इतने खतरनाक होते हैं दोस्तों, ये हमारे ब्रेन को इतना डैमेज कर देंगे कि हमारे ब्रेन में छेद हो जाते हैं, ब्रेन को बहुत डैमेज कर देते हैं, पोर हो जाएंगे। और पोर होने के साथ साथ हमारा ब्रेन एक स्पंज बन जाएगा पूरी तरह से। आपने स्पंज खाया होगा, देखो उसमें छेद होते हैं वो छोटे छोटे, तो मतलब इस तरह से खा लेते हैं। तो प्रियंस एक तरीके के संक्रामक प्रोटीन होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं उनको भी ये इन्फेक्टेड कर देते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रियंस क्या होते हैं, एक तरीके के संक्रामक प्रोटीन है जो हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 6, मानव गुर्दे में बोमेन कैप्सूल किसका हिस्सा होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बोमेन कैप्सूल किस में होगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नेफ्रॉन में होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो मानव की ना 2 किडनी होती हैं, एक किडनी बेच दो
और एक आईफोन ले लो, ठीक है। तो 2 किडनी हो गई, और इन किडनियों का आकार कैसा होता है, सैम के बीज की तरह। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछेगा कि मानव के कौन से अंग का आकार सैम के बीज की तरह होता है, तो आपका जाएगा किडनी। अब आते हम, किडनी का मेन काम क्या होता है। देखो, गुर्दे का मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक। कैसे फिल्टर करता है, मानव के ब्लड को ये क्या करेगा, फिल्टर, छानेगा उसको। छानने के बाद में ब्लड से क्या निकाल देगा बाहर, ब्लड से निकालेगा यूरिया, ठीक है। यूरिया के साथ साथ निकालेगा अमोनिया के उत्पाद, अमोनिया भी निकलती है। देखो हमारे यूरिन में जो कभी कभी स्मेल आती है ना, वो अमोनिया की आती है, यूरिया निकलता है वहाँ से। और तीसरा क्या होगा कि जो कुछ लवण होते हैं ना, जो हानिकारक लवण होंगे, उनको भी ये बाहर कर देता है। तो किडनी का मेन काम ये है कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद में यूरिया बाहर निकाल देगी, अमोनिया के उत्पाद बाहर निकाल देगी, और दूसरा लवण बाहर निकाल देगी। अगर किसी व्यक्ति की किडनी डैमेज होती, बोलते हैं ना गुर्दे खराब हो गए, तो क्या होगा कि ब्लड का फिल्टर नहीं होता, ठीक। जब फिल्टर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। अब यूरिया की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, और जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ने लगा तो ये सबसे पहले डैमेज करता है आपके जोड़ों को, और जब भी जोड़ों का दर्द होगा तो आप गठिया के शिकार हो जाएंगे। तो कितनी लंबी प्रोसेस चल रही है, किडनी खराब हुई तो ब्लड का फिल्टर होना बंद हो गया, ब्लड जब फिल्टर होना बंद हुआ तो यूरिया की मात्रा बॉडी में बढ़ने लगी, यूरिया की मात्रा बढ़ी तो यूरिया जमा हो गया आपके जोड़ों पर, और जोड़ों पर क्या बनने लगेगा, आपका यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड आपको गठिया कर देगा, गठिया कर देगा तो आपके जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द ये रहने लगेगा। साथ साथ अगर एक लिमिट से यूरिया आपकी बॉडी में ज़्यादा जम गया तो किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। और इसीलिए आपने सुना होगा ना कि फिल्ट्रेशन चलता है आपका किडनी का, बार बार जो डायलिसिस जिसको बोलते हैं, ब्लड फिल्टर होता है उसमें, तो डायलिसिस की प्रक्रिया हो जाती है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया था कि मानव गुर्दे में बोमन कैप्सूल किसका भाग है, जवाब होगा नेफ्रॉन का भाग है। अब इस नेफ्रॉन की कहानी सुन लीजिए। नेफ्रॉन क्या काम करता है, हमारे गुर्दे में जो काम करने वाले सेल हैं, ठीक है, वर्किंग सेल या फंक्शनल यूनिट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये एक प्रकार की फंक्शनल यूनिट है। हमारा जो गुर्दा है वो जो काम करता है ना, वो नेफ्रॉन के थ्रू करता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि मानव के एक गुर्दे में कई मतलब 10 से 20 लाख नेफ्रॉन हो सकते हैं, क्लियर, याद रखिएगा। तो आपसे बोमन कैप्सूल पूछा गया था, नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। किडनी के बारे में आप याद रखिएगा, इसका मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र कहाँ घटित होता है। दोस्तों क्रेब्स चक्र क्या है, देखो आपको पता है जब मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और वो ऑक्सीजन क्या काम करती है, वो हमारे बॉडी में खाने को जलाने का काम करती है। जब खाना जलेगा तो हमें बॉडी को ऊर्जा मिलती है। तो क्रेब्स चक्र जो है ना, एक इंजन की भांति व्यवहार करने वाली प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर पोषक तत्वों को जला देती है, और जब पोषक तत्व जलेंगे तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलती है। तो अब आप बताओ एनर्जी का पावर हाउस किसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा गया, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, तो इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाए कि क्रेब्स चक्र क्या है, तो क्रेब्स चक्र वो प्रोसेस है जब जो कोशिका है, कोशिका के भीतर जो पोषक तत्व वो जलने लगे और उनसे हमें बॉडी को ऊर्जा मिलने लगे, तो इसी को बोलेंगे क्रेब्स चक्र, क्लियर, याद रखिएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 8, इसमें कहा गया दोस्तों कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाता है, आपके ऑप्शन है पेप्सिन एंजाइम, आपका है रेनिन, आपका है थ्रोम्बिन या एमाइलेज। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन जो एंजाइम है ना, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों रेनिन के बारे में बताऊं तो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में। और दूसरा ये जो एंजाइम रेनिन है ना, ये बच्चों में बहुत एक्टिव होता है, और बच्चे में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो रोक लेता है ये, तो ये जरूर याद है रेनिन एंजाइम। देखो बच्चे दूध पीते हैं, आपने देखा होगा जब बच्चे वॉमिट करते हैं ना, उल्टी करते हैं, तो वो दूध नहीं निकलता, वो गिल्टे निकलते हैं, किसके, दही के रूप में। तो बच्चे के मुंह में या बच्चे के पेट में कौन सा एंजाइम था जिसने दूध को दही में बदल दिया, तो वो था रेनिन एंजाइम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, आपका जवाब होगा
रेनिन एंजाइम कर देता है। ठीक है, तो कौन सा पाचक एंजाइम, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाता है? आंसर होगा थ्रोम्बिन बनाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या है? दोस्तों फ्लोएम ना एक प्रकार का टिश्यू है, एक ऊतक होता है जो पौधों में पाया जाता है, और इसका काम क्या है? देखो ये सब आप सब जानते हैं। जैसे पौधों में जो खाना बनता है ना, वो कहाँ बनता है? वो बनता है लीव्स में, पत्तियों में बनता है। अब पत्तियों में खाना बना तो इसके पौधे के अलग अलग भागों तक जाना जरूरी है। जैसे रूट्स में जाना जरूरी है, जड़ में, स्टेम में जाना बहुत जरूरी है, स्टेम में, और कौन सा? जड़ में जाएगा, तने में जाएगा खाना, और कहाँ जाएगा खाना? वो जाएगा फल तक, फ्रूट तक जाएगा। तो पौधों की पत्तियों में जो खाना बना वो पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका है? तो एक ऊतक होता है जिसका नाम फ्लोएम ऊतक। तो फ्लोएम ऊतक क्या काम करेगा कि पत्तियों से खाने को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। तो ये मतलब क्या काम करता है? ये आहार का परिवहन करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 10, हाइपोकैलेमिया शरीर में किस खनिज की कमी के कारण होता है? दोस्तों हाइपोकैलेमिया की बात करूं, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए तो आपको हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है ये काम करना बंद कर देगा। काम करेगा तो सही से ढंग से काम नहीं करेगा। मसल्स आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, उनमें मसल संकुचन होने लगेंगे, इंजरी होने लगेगी आपको। और दूसरा आपका जो हार्ट है ना ये भी सही से काम नहीं करेगा। तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी से होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, काइटिन। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और आपने कवक देखे होंगे ना, कवक जो होते हैं ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, ये भी आप याद रखना। कवक जो है वो अपना जो खाना वो स्वयं नहीं बनाएंगे। आपने देखा होगा सांप की छतरी जिसको मशरूम बोलते हैं। मशरूम कैसे रंग के होते हैं? मेनली आपने सफ़ेद रंग के मशरूम देखे होंगे। अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ कि मशरूम सफ़ेद ही क्यों होते हैं, तो आप सिंपल सा आंसर दीजिएगा कि मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए इनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगर क्लोरोफिल होता तो ये अपना खाना स्वयं बनाते, और स्वयं बनाते सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मशरूम जो है ये सफ़ेद रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल ना पाए जाने के कारण ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। इस प्रकार ये परपोषी होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे कि खाने योग्य फंजाई कौन सा है? मशरूम एक ऐसा फंजाई है जो खाने योग्य है। एडिबल फंजस बोलते हैं इसको, एडिबल फंजस। ठीक है, जो आप याद रखना सही जवाब होगा आप इसका। कोशिका भित्ति किसकी बनती है? काइटिन की बनती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किन कोशिकाओं से होता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंसुलिन हार्मोन बनता है वो कहाँ से बनता है, तो मानव का एक अंग है, एक ग्रंथि है आपकी पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और लैंगरहैंस की आइसोलेट्स में एक सेल होती है बीटा सेल। और बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? जवाब होगा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस आइसोलेट इन पैनक्रियाज। याद रखना दोस्तों। इंसुलिन का काम क्या है? देखो इंसुलिन का सबसे मेन काम मैं बताऊं, देखो आप याद रखना। आपने क्या खाया? खाना खाया। जैसे आपने खाना खाया, खाने से आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा। लेकिन मिलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि पहले खाना टूटेगा किस में? ग्लूकोज में। तो आपकी बॉडी में जो आपने भोजन किया वो ग्लूकोज में टूटा। अब ये ग्लूकोज क्या काम करेगा? ये आपकी बॉडी में रक्त में जाएगा। ठीक है, रक्त में। और रक्त आपके सभी अंगों को कनेक्ट करता है, मांसपेशियों को कनेक्ट करता है, लीवर को कनेक्ट करता है। तो आपने जो खाना खाया उसमें जो भी आपको ऊर्जा मिली ग्लूकोज के माध्यम से वो रक्त में मिली, और रक्त आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को सप्लाई कर रहा है ऊर्जा। ठीक है, और ये सारा काम एक प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अब क्या होगा? सपोज कीजिए कि इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में बने नहीं। ठीक है, तो जब बनेगा ही नहीं तो क्या होगा? ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ना ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है तो ये इसको रिजर्व कर देगा ग्लाइकोजन में कि भाई मुझे ज़रूरत तो 100 की है और ये 200 हो गया तो 100 को बचा लेगा।
अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारे रक्त में ग्लूकोज बढ़ने लगेगी, और ग्लूकोज बढ़ने लगेगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा बहुत गाढ़ा। तो पहला तो टर्म यही है कि आपको शॉक आएगा हार्ट अटैक का, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा, अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारी जो धमनियाँ ब्लॉक हो जाएंगी। साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने से जो धमनियाँ संकुचित हो सकती हैं, जिससे हृदय का धड़कना बंद हो जाएगा, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। एक कारण और हो सकता है, अगर इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा भी नहीं है। क्लियर, याद रखना। तो हमसे पूछा गया था कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, बीटा सेल से होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में। अगला प्रश्न, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देखो आपको पता है, आपको ये पता है कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर, 23 पेयर का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा विकार है जिसमें क्या होगा, तो 23 में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 प्लस एक्स, ठीक है, 45 प्लस एक्स। क्लियर, ये हो गया। अगर मैं लिखूँ 45, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22 प्लस एक्स और ये 0, ये ऐसे भी हो सकता है। तो देखो ये 22 पेयर है आपका पेयर। अब क्या होगा, देखो नॉर्मल स्टेज में मनुष्य में होते हैं आपके 46 गुणसूत्र। अगर, और ये टर्नर सिंड्रोम की खास बात है, फीमेल में होता है, केवल फीमेल में। अगर फीमेल में, देखो फीमेल में क्या होगा, फीमेल में होता है आपका 22 प्लस एक्स एक्स, ये गुणसूत्र होते हैं। ये एक्स एक्स जो होते हैं वो महिलाओं के होते हैं। इसमें क्या होगा कि 22 पेयर तो ये हो गए आपके, और ये 23वां पेयर। तो 23वें पेयर में जो एक गुणसूत्र होगा लास्ट वाला, ये गायब हो जाता है, गायब हो जाएगा, या होगा तो काम नहीं करेगा ढंग से। तो जब मनुष्य में 45 गुणसूत्र रह जाएं और जो 46वां गुणसूत्र है वो सही ढंग से काम ना करे, तो ये टर्नर सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न करता है। और टर्नर सिंड्रोम ये महिलाओं में जो कह सकते ना कि स्त्रीत्व का विकास करने के लिए ये जरूरी होता है, मतलब उससे रुक सकता है आपका विकास। जैसे आपका जो चेस्ट है वो डेवलप नहीं होगा, आपको जो मेनार्की है, जो पीरियड है वो आपके टाइम पे नहीं आएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो वो भी आप याद रखना। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि जो आपका क्रोमोसोम है वो 45 जो तो होंगे, लेकिन 46वां क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, जठर रस में पाए जाने वाला उस एंजाइम का नाम बताओ जो दूध के प्रोटीन को पचाता है। तो दोस्तों जठर रस में कौन सा एंजाइम होगा जो दूध को प्रोटीन को पचाएगा, तो सही जवाब होगा रेनिन। अभी मैंने बताया था रेनिन एंजाइम होता है, आंसर होगा इसका आपका रेनिन एंजाइम, ठीक है, याद रखना। तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हेनले का लूप का संबंध किस तंत्र से है। दोस्तों हेनले का लूप की अगर मैं बात करूं तो ये होता है उत्सर्जी तंत्र से। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेनले का लूप कहाँ होता है, तो ये किडनी में होता है, किडनी में, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और देखो किडनी जब आप बनाते हैं ना, तो आप इस तरह से एक लूप बनाते हैं, इस तरह से, ये तो ये वाला जो लूप है ना, यही है हेनले का लूप। और हेनले के लूप का सबसे अच्छा काम क्या है कि ये हमारे शरीर में एक तो जल की मात्रा को बनाए रखेगा, साथ साथ बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट करता है। अगर हेनले का लूप काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी, जो जल है ना, वो मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि शरीर से बहुत अधिक पानी और लवण को बाहर जाने नहीं देता। अगर हेनले के लूप ने काम करना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी से पानी निकलने लगेगा बहुत ज़्यादा, और हमें किसके शिकार हो जाएंगे, हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें फिर WRS का घोल पीना पड़ेगा, ठीक है, हमको ग्लूकोज की बोतल चलवानी पड़ेगी, वो बहुत सारी चीज़ें हमको हो सकती हैं। तो हेनले का लूप उत्सर्जी तंत्र से संबंधित है और ये किडनी में होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट मिलेगी विटामिन B12 में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सपने में जो चीज़ें आप देखते हो उनको लंबे समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो आपका जवाब होगा विटामिन B6 सपने में देखी गई चीज़ों को याद रखने में सहायता करता है, आपकी मेमोरी बढ़ाता है, मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा B6। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया कोशिका का कचरा निपटान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कचरा निपटान तंत्र किसको कहा गया, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। और मैं आपको बता दूं, देखो जब हमारे शरीर में कोई कोशिका मरती है या कोई कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो वो काम तो ढंग से करेगी नहीं,
तो मरी हुई कोशिका और क्षतिग्रस्त कोशिका एक जगह ढेर पड़ जाएगा। वो ढेर कैसा हो, एक तरह का कचरा हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो लाइसोसोम क्या काम करेगा, इसकी थैली फट जाती है। जब लाइसोसोम का बैग फटेगा ना तो उसमें से बहुत सारे पाचक एंजाइम निकलेंगे, और वो पाचक एंजाइम इतने ताकतवर होते हैं कि ये जो मरी हुई कोशिका थी, ये जो क्षतिग्रस्त कोशिका हमारी बॉडी में पड़ रही थी, जो कचरे का रूप ले चुकी थी, उसको डैमेज कर देता है, उसको साफ कर देता है। तो इस तरह से जो लाइसोसोम होता है ना, वो हमारी बॉडी में सफाई करता है अंदर से, और इसीलिए इसको कहा गया कोशिका की आत्महत्या का थैला, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है लाइसोसोम को। याद रखना दोस्तों, और ये काम करेगा कोशिका के लिए कचरा निपटान तंत्र के रूप में। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 18, क्या कहा गया, किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। योर आंसर विल ब्रायोफाइटा। आपका सही जवाब होगा ब्रायोफाइटा। देखो, ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जो रहते तो कहाँ पर हैं, धरती में। कहाँ पर रहेंगे, धरती में, लेकिन जब वो प्रजनन करते हैं तो कहाँ जाएंगे, पानी में। तो ऐसे पौधे जो धरती पर भी रहते हों और पानी में भी सर्वाइव करते हो, उनको बोलेंगे उभयचर। और ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्ग में जो पौधे आते हैं वो रहेंगे जमीन पर, लेकिन प्रजनन कहाँ होगा उनका, वो होगा आपका पानी में। लाइक दैट, जैसे आपने नाम सुना होगा मॉस। मॉस बायोलॉजी अगर आपने बॉटनी पढ़ी हो तो मॉस के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा आपने। मॉस होता है, जैसे फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया भी एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। जैसे लीवर बाइट बहुत आता है आपके एग्जाम में, लीवर बाइट, तो लीवर बाइट भी एक ब्रायोफाइट है। जैसे रिक्सिया बहुत आता है एग्जाम में, रिक्सिया, तो रिक्सिया भी एक ब्रायोफाइट है। क्लियर। हालांकि जो आर्ट साइड वाले बच्चे होंगे, मैं बता दूं, उनको थोड़ा इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ाया जा रहा है, तो खैर कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा बहुत आसान शब्दों में आपको सारी चीज़ें बताने का। तो आप याद रखना, मॉस, फ्यूनेरिया, रिक्सिया और लीवर बर्ड ये पादप जगत के उभयचर होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, क्वेश्चन संख्या 19, मानव की सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो लार्जेस्ट WBC होती है मोनोसाइट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, मोनोसाइट। क्लियर दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आए RBC, WBC और प्लेटलेट का अनुपात क्या होता है, तो आप बताएंगे 600:1:40। मानव शरीर में RBC, WBC और प्लेटलेट का अनुपात 600:1:40 होता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पोटेशियम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पोटेशियम। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4। मानव के हृदय में कितने बाल्ब होते हैं, तो बाल्ब भी होते हैं 4। और मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और मानव हृदय में अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक हार्ट बीट बनती है, जो एक धड़कन बनती है, वो कितने टाइम में बनती है, तो आप बताएंगे 0.8 सेकंड में एक धड़कन बनती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट जिसमें हमने साइंस के 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों बीच में। फिर मुलाकात होगी सुबह में स्टडी जी के मॉक टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी का पॉइंट।